तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। पीएसए प्लांट को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा 70 पीएसए प्लांट्स की बात करके अब सिर्फ 4 दिए जा रहे हैं। बाकी प्लांट्स को लेकर केंद्र नहीं रहा कोई जवाब। महामारी से जल्द मिलेगी राहत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। 16 से 31 मई के बीच राज्यों को भेजी जाएगी 1,92,00,000 वैक्सीन। एम्बुलेंस की बिना जांच पड़ताल के राज्य में प्रवेश न देने के तेलंगाना सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक। तेलंगाना में प्रवेश करते हुए बिना जांच के एम्बुलेंस को मिलेगी एंट्री। सेंसेक्स में तेजी और निफ्टी में देखी गिरावट। सेंसेक्स 42 अंकों की बढ़त के साथ 48,733 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 19 अंकों की गिरावट के साथ 14,678 पर हुआ बंद। और देश में संक्रमण की लहर का अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा असर। अधिकांश राज्यों में लगाई गई पाबंदियों के बाद रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर किया संशोधन। अब 13.7 की तुलना में 9.3% ग्रोथ का लगाया अनुमान। अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को 4 पेज की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें महामारी के बीच युवा कांग्रेस के कामों की तारीफ की गई थी। चिट्ठी में श्रीनिवास बीवी का नाम तो नहीं था, लेकिन नड्डा का इशारा उन्हीं की ओर था। श्रीनिवास से जो भी मदद मांग रहा है वो युवा कांग्रेस की टीम की सहायता से जितना संभव हो मदद पहुंचा रहे हैं। 1-2 जगह नहीं, पूरे भारत में। श्रीनिवास के ये काम अब उनके लिए मुश्किल बनने लगे हैं, क्योंकि जो काम केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी नहीं कर पा रही है वो काम विपक्ष का एक नेता कैसे कर रहा है। और श्रीनिवास पर शिकंजा कसने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस आज उनके दफ्तर पहुंची और उनसे पूछा कि आप लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं, कहां से मदद का सामान ला रहे हैं, चिकित्सा उपकरण कहां से इकट्ठा किए जा रहे हैं, इंजेक्शन दवाएं भी कहां से ला रहे हैं। श्रीनिवास ने दिल्ली पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया। दिल्ली पुलिस ने करीब 20 मिनट तक ये पूछताछ की, लेकिन जब पुलिस की पूछताछ का मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ तो पुलिस और सरकार की मंशा पर सवाल उठे। तो पुलिस की ओर से सफाई आ गई कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह पूछताछ की गई है। कांग्रेस ने श्रीनिवास से पूछताछ पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर दिन भर #IStandWithIYC ट्रेंड कर रहा है, जिस पर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, बचाने वाला हमेशा सबसे बड़ा होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी जी और शाह के राज में पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। रेड राज का बोलबाला है। मदद करने वाले फरिश्तों को मोदी सरकार शिकार बना रही है। संक्रमण से बीमार लोग मुश्किल में हैं। मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रही है, लेकिन जो लोग मदद कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। श्रीनिवास के घर पर रेड करके सरकार ने शर्मनाक उदाहरण दिया है। यूथ कांग्रेस सहायता कर रहा है, तब रेड की जा रही है। सरकार मदद करने वालों को निशाना बना रही है। मोदी सरकार झूठ बोल रही है। जब चोरी पकड़ी गई तो झूठे बहाने बना रहे हैं। क्या नड्डा की पड़ताल हुई है? तेजस्वी सूर्या की पड़ताल हुई है? मदद करने वाले फरिश्तों को शिकार बना रहे हैं। क्या पुलिस ने बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय पर छापा मारा? अब वो कह रहे हैं कि हम गैर कांग्रेसियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। श्रीनिवास बीवी पर कार्रवाई से पहले पप्पू यादव को भी लोगों की मदद करने का नुकसान उठाना पड़ा है। उन पर बिहार पुलिस ने 32 साल पुराने मामले में कार्रवाई की है। अप्रैल में रोज 35 से 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। एक दिन तो ये संख्या 45 लाख तक पहुंच गई, लेकिन मई में 20 लाख लोगों को भी मुश्किल से वैक्सीन लग पा रही है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी 2.5 महीने वैक्सीन की कमी बनी रहेगी। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने तो वैक्सीन की कमी को लेकर कोर्ट पर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट हमसे बोले कि हमें इतनी वैक्सीन देनी है और हम उतनी नहीं दे पाए, तो क्या सरकार के लोग खुद को फांसी पर लटका लें? सरकार के मंत्री मान रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन आप किसी को फोन लगाते हैं तो वैक्सीन की जरूरत को लेकर फोन की कॉलर ट्यून बजना जरूर शुरू हो जाती है। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। जब भी कोई फोन करता है तो आप उस फोन पर एक चिड़चिड़ा संदेश चला रहे होते हैं। हमें हैरानी है कि केंद्र सरकार ने कॉलर ट्यून के परेशान करने वाले संदेश को अभी तक क्यों नहीं बदला है, जिसमें बार बार लोगों को टीका लगवाने के लिए कहा जाता है, जबकि असल में वैक्सीन है ही नहीं। जब वैक्सीन है ही नहीं तो कौन लगाएगा?
हमें नहीं पता कि ये सब कितना लंबा चलने वाला है, वो भी तब जब आपके पास वैक्सीन ही नहीं है। इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है बताइए। सरकार को और भी मैसेज बनाने चाहिए, ये नहीं कि एक ही मैसेज बनाया और किसी भी परिस्थिति में उसी को चलाते रहें। ऐसा लग रहा है आप इस मैसेज को 10 सालों तक चलाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे जब तक टेप खराब नहीं हो जाता हम उसे चलाना नहीं छोड़ते हैं। फोन की कॉलर ट्यून को लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। साथ ही सरकार को सलाह दी है कि जैसा पिछले साल मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने को लेकर ऑडियो विजुअल प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक उसी तरह इस साल भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवाओं आदि के इस्तेमाल पर ऑडियो विजुअल प्रचार प्रसार होना चाहिए। महामारी की लहर को देखते हुए देश में हर इंसान जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहता है, लेकिन वैक्सीन की कमी ने हर किसी को निराश कर रखा है। वैक्सीन की कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि इससे समस्या बिगड़ रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र को टीकों की खरीदी करके उसके वितरण की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़नी चाहिए। राहुल ने ट्वीट करके लिखा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है, जो भारत झेल नहीं सकता। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस मुफ्त टीकाकरण करने की मांग कर रही है और केंद्र की टीकाकरण नीति को भेदभावपूर्ण बताती रही है। इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि घर घर टीका पहुंचाए बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। वहीं राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली देना देशवासियों के साथ धोखा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ मजाक है, जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सिर डालना सकारात्मकता नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। अब देखना होगा कि सरकार राहुल गांधी के सुझाव को कितनी गंभीरता से लेती है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में पार्टी की नीतियों को लेकर नाराजगी देखी जा रही थी। पार्टी के अंदर भी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं हो रही थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी असंतुष्टों को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। पार्टी को एकजुट रखने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नाराज कांग्रेसियों को मनाने का जिम्मा पार्टी महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने फरवरी से ले लिया था, लेकिन इसमें तेजी आई विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद। चुनावों में मिली हार पर मंथन के लिए जब सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई तो असंतुष्टों को इसमें पर्याप्त जगह दी गई। मनीष तिवारी को इस कमेटी में रखा गया है। संक्रमण को लेकर भी सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई और इसकी अध्यक्षता G23 के सबसे बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद को सौंपी गई। इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा में फिर से भेजने पर सहमति हो चुकी है। 2022 में होने वाले राज्यसभा चुनावों में आज़ाद को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इस महीने कांग्रेस कार्य समिति और पार्टी के संसदीय दल की 3 बैठकें हो चुकी हैं और पार्टी ने एकजुट चेहरा पेश किया है। अन्य असंतुष्ट नेताओं को भी मनाने के प्रयास जारी हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने G23 के वरिष्ठ सदस्य विवेक तन्खा की खुलकर तारीफ की। तन्खा महामारी से निपटने के लिए अग्रणी भूमिका में है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण कमेटियों में शशि थरूर, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठों को जिम्मेदारी दी है। 9.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त जारी करने का ऐलान करते हुए किसानों की समस्याओं और सरकार की मदद जैसे तमाम मुद्दों पर बात की। पीएम ने पूरे भारत के किसानों से तो बात की, लेकिन जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं उन्हें आज भी बातचीत में शामिल नहीं किया गया। लगभग 4 महीने से न तो पीएम और न ही सरकार के किसी मंत्री ने कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से बात की है। आज जिन किसानों से पीएम ने बात की, उनसे कहा कि इस संक्रमण काल में भी देश के किसानों ने हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। बंगाल के लाखों किसानों को आज से पहली बार किसान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। उनको पहली किस्त मिल चुकी है। जैसे जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। साथ ही पीएम ने कहा कि महामारी काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध किया गया है। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। ये पैसे हर साल 4-4 महीनों के अंतराल पर 3 किस्तों में दिए जाते हैं।
फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी तक 7 किस्त मिलाकर किसानों के खातों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए। हाल में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या विपक्ष मारेगा बाजी या फिर केपी शर्मा ओली के हाथ जाएगी कमान? ये सवाल पिछले कई महीनों से गूंज रहे हैं। इन सवालों के जवाब पर सोमवार को सदन में काफी हद तक तस्वीर भी साफ हो गई थी। जब ओली को बहुमत नहीं मिला था तब माना जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से पीएम बनाया जाएगा। ओली के सोमवार को विश्वास मत होने के बाद राष्ट्रपति ने भी गुरुवार रात तक सरकार गठन की समय सीमा तय की थी, लेकिन 4 दिनों के बाद बाजी ऐसी पलटी कि केपी फिर प्रधानमंत्री बन गए। नेपाल के राजनीतिक दल अपने धड़ों के बीच गुटबाजी के चलते कोई सहमति कायम नहीं कर पाए। दरअसल विपक्ष का खेल तब बिगड़ा जब शेर बहादुर देववा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का निर्णय लिया था, लेकिन गठबंधन सरकार बनाने की उसकी कोशिशों को महंत ठाकुर की अगुवाई वाली जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के एक वर्ग ने फेल कर दिया। पार्टी ने साफ कर दिया कि वो सरकार गठन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी। इस ऐलान के बाद से पार्टी का पूरा खेल बिगड़ गया, क्योंकि ठाकुर के नेतृत्व वाले धड़े की प्रतिनिधि सभा में करीब 16 मत थे। नेपाली कांग्रेस के पास 61 मत थे। उसे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन हासिल था, जिसके पास 49 मत थे। कांग्रेस माओवादी मध्य के गठबंधन को उपेंद्र यादव नीत जनता समाज पार्टी करीब 15 सांसदों का भी समर्थन हासिल था, लेकिन इन तीनों दलों के पास कुल 125 मत ही रहे, जो 271 सदस्यीय सदन में बहुमत के आंकड़े 136 से 11 मत कम थे। इसीलिए एक बार फिर पीएम पद की कमान केपी ओली के हाथ में आ गई। गाढ़ी कमाई को लोग बैंकों में सुरक्षा के लिए जमा करवाते हैं। उनको उम्मीद होती है कि आगे चलकर उनका पैसा मिल जाएगा, साथ ही उस पर लाभ भी दिया जाएगा। लेकिन जनता की उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब बैंक ही कंगाल हो जाते हैं और उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक के पास कारोबार के लिए पर्याप्त पूंजी न होने और आय की संभावनाएं न दिखने की वजह से केंद्रीय बैंक को कार्रवाई करनी पड़ी। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक कार्यालय बंद होने के तत्काल बाद से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। बयान में कहा गया है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को उनके पूरे पैसों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि बैंक के जरिए दिए गए आंकड़े के मुताबिक सभी जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से उनकी जमा राशि का पूरा पैसा वापस लिया जाएगा, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा के लिए दावा कर सकते हैं। यानी साफ है कि केवल 5 लाख रुपए तक जमा करने वाले लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। बाकी लोगों की कमाई मिट्टी में मिलने वाली है। अब सवाल उठता है कि बिगड़ी बैंकिंग व्यवस्था का हर्जाना जनता क्यों भुगते? क्या इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर